बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेट्स सी आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जैसे आपको बताया है कि आज का लेक्चर जो है हमारा वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट इज अबाउट द क्रिटिकल पाथ मेथड एनालिसिस। इसके अंदर एक चीज़ को ज़हन में रखिएगा, अगर आपको किसी किस्म का सवाल आता है तो आप अपना माइक ऑन करके आज क्वेश्चन कीजिएगा। चैट रूम के अंदर क्वेश्चन ना कीजिए, क्योंकि साथ स्लाइड चल रही होंगी तो उससे ज़्यादा हमारा फोकस स्लाइड्स के ऊपर होगा। तो इस वजह से अगर आपको कन्फ्यूजन आए तो आपने अपना माइक ऑन करना है और अपना सवाल पूछना है और साथ साथ चलना है। जैसे लास्ट लेक्चर के अंदर चलते हुए हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था ये सीपीएम एनालिसिस क्या होता है। तो आप में से कोई बताएगा कि सीपीएम एनालिसिस हम क्यों करते हैं, जो लास्ट लेक्चर में चलते हुए हमने डिस्कस किया। जो बताना चाहिए Sir, CPM analysis हम इसको कहते हैं to calculate slack flow time and find critical and non-critical activities. ट्रैफिक वगैरह भी आर्मी वगैरह में यूज कर होती है और शॉर्टेस्ट पाथ वगैरह फाइंड करने के लिए, बट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हम स्लैक या फ्लो टाइम फाइंड कर सकें। ओके, शाबाश, वेरी गुड। अब मैं आप में से कोई ये बताए कि ये स्लैक या फ्लोट टाइम क्या होता है। व्हाट इज स्लैक और फ्लोट टाइम? सर मैं ही बता दूं दोबारा। जी जी बता दें। Slack or float time is that duration कि जिसमें for which if it is delayed there will be no effect on project's deadline। यानी कि अगर हम लोग वो टाइम उस प्रोजेक्ट का डिले भी कर दें, जितने डिज़ाइन डे से उससे ज़्यादा लगा दें, तो भी हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा प्रोजेक्ट की डेडलाइन पे। ओके, शाबाश। अब दोबारा से जरा देख लें, सारे लोग जरा इस पे इकट्ठे हो जाएं ताकि सारे कॉन्सेप्ट साथ साथ चल रहे हों। इस वक्त आपको स्लाइड नजर आ रही होगी जिसके अंदर दो डायग्राम्स आपको नजर आ रही हैं। एक ऊपर है जो कि बिल्कुल लीनियर फ्लो के अंदर आपको नजर आ रही है, और दूसरी डायग्राम के अंदर एक्टिविटीज पैरेलल आपको नजर आ रही हैं। इन दोनों डायग्राम को अगर हम थोड़ा सा एनालाइज करें तो ऊपर वाली जो डायग्राम है उसके अंदर प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, दो एक्टिविटीज हैं। ए एक्टिविटी खत्म होती है तो बी स्टार्ट हो जाती है, बी खत्म होती है तो प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है। तो इसके अंदर अगर हम देखें तो टोटल ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट जो बनेगी, क्योंकि वन आफ्टर द अदर एक्टिविटीज कंप्लीट हो रही होंगी, तो 10 दिन पहली एक्टिविटी पे लगेंगे, फिर 20 दिन दूसरी एक्टिविटी पे लगेंगे, तो 30 दिन के अंदर ये प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा। अब इसमें अगर हम इंडिविजुअल एक्टिविटीज को देखें, ए एक्टिविटी 10 दिन में होनी है, अगर इसको 10 दिन के बजाय 11 दिन पे लगता है तो आपका टोटल प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन 31 दिनों पे चली जाएगी, जो कि वायलेशन ऑफ द डेडलाइन है। इसका मतलब है कि ए एक्टिविटी को आपको 10 दिन के अंदर ही करना पड़ेगा, आप इसको किसी सूरत किसी किस्म का डिले नहीं दे सकते। सिमिलरली बी एक्टिविटी की भी यही पोजीशन है, ये 20 दिन के अंदर होनी है, इसको अगर आप 21 दिन में करेंगे तो आपके टोटल ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट जो है वो भी एक दिन बढ़ जाएगी, तो आपकी डेडलाइन इफेक्ट होगी। इसका मतलब है कि ए एक्टिविटी के अंदर भी कोई स्लैक टाइम नहीं है, जीरो स्लैक टाइम है, और बी एक्टिविटी के अंदर भी जीरो स्लैक टाइम है, इसके अंदर भी किसी किस्म का कोई क्वेश्चन अवेलेबल नहीं है। तो इस वजह से ये दोनों एक्टिविटीज जो है इनके अंदर स्लैक या फ्लोट टाइम नहीं है। लेकिन अगर हम दूसरी डायग्राम को एनालाइज करें जिसमें दोनों एक्टिविटीज ए और बी पैरेलल चल रही हैं, तो इसके अंदर ए एक्टिविटी पे 10 दिन लग रहे हैं, बी एक्टिविटी पे 20 दिन लग रहे हैं। तो बी एक्टिविटी और टोटल ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, क्योंकि दोनों पैरेलल चलेंगी, तो बी एक्टिविटी जिसकी मैक्सिमम ड्यूरेशन है ये जब कंप्लीट होगी तो ए पहले ही कंप्लीट हो चुकी होगी, तो आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो टोटल ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट क्या है? 20 दिन। अब इनमें देखें कि अगर हम बी एक्टिविटी को, जो कि है ही 20 दिन की और प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन भी 20 दिन की है, इसको अगर आप डिले देते हैं फॉर एग्जांपल एक दिन के लिए, तो 21 दिन में ये होगी, तो डेडलाइन भी 21 पे चली जाएगी। तो इसका मतलब अगेन देयर इज अ वायलेशन ऑफ डेडलाइन। तो अगेन देयर इज नो स्लैक टाइम अवेलेबल इन द एक्टिविटी बी। तो बी में अगेन जीरो स्लैक टाइम है। लेकिन ए एक्टिविटी को अगर आप देखें तो ये 10 दिन के अंदर होनी है और पैरेलल चल रही है, तो इसको अगर आप एक दिन के लिए डिले दे दें, 2 दिन के लिए दे दें, हत्ता के 10 दिन तक मजीद डिले दे दें, यानी कि एक एक्टिविटी 10 दिन के बजाय 20 दिन में भी आप करें, तो डेडलाइन 20 दिन की रहनी है। तो लिहाजा इसके अंदर हमारे पास स्लैक टाइम अवेलेबल है, और वो कितना है? 10 दिन का। तो ये स्लैक टाइम होता है। बी एक्टिविटी में इस डायग्राम में जीरो स्लैक टाइम है, लेकिन ए एक्टिविटी के अंदर 10 दिन का स्लैक टाइम है, तो जिसके को यूज किया जा सकता है जरूरत पड़ने पे, और ये प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो सकती है। तो ये स्लैक टाइम होता है, फ्लोट टाइम होता है। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम सीपीएम एनालिसिस करते हैं। अब जरा देखें कि ये जो हमें इस वक्त डायग्राम्स नजर आ रही हैं, ये तो बड़ी छोटी सी डायग्राम्स थी, दो एक्टिविटीज थी जिनके लिए हमने बड़ी आसानी के साथ इनका स्लैक टाइम आइडेंटिफाई कर लिया।
लेकिन अगर आपके पास एक पूरा प्रोजेक्ट इन द रियल सेंस और इन द रियल इन्वायरमेंट आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो वहां पे सिर्फ दो दो एक्टिविटीज तो नहीं होंगी, वहां तो वो मल्टीपल एक्टिविटीज होंगी और एक बड़ी सी डायग्राम बनेगी। इस तरह की डायग्राम्स होंगी जिसमें कुछ एक्टिविटीज सीक्वेंशियल चल रही होंगी, कुछ पैरेलल चल रही होंगी, और इस तरह से एक कॉम्प्लेक्स सी डायग्राम हमारे सामने आएगी। तो उसका स्लैक टाइम तमाम एक्टिविटीज का इस तरह से हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल जरा ये चीज देखें, ये एक हमारे सामने डाटा दिया गया है कि एक प्रोजेक्ट है जिसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 एक्टिविटीज हैं, ए बी सी डी ई एफ जी, 7 सिर्फ एक्टिविटीज हैं। अगर ये आपको, और ये 7 उसके प्रेडिसेसर्स दिए गए हैं कि कौन सी एक्टिविटी किस पे डिपेंडेंट है, या उस एक्टिविटी से पहले कौन सी एक्टिविटीज मुकम्मल हो जानी चाहिए। इसमें जरा इसको जरा समझ लें कि ये जिनका 0 दिया गया है प्रेडिसेसर, इनका मतलब है ये स्टार्टिंग एक्टिविटीज है, इनसे पहले कोई एक्टिविटी नहीं है, तो यहाँ से आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है। इनकी ए बी और ई एक्टिविटी स्टार्ट के अंदर इकट्ठी स्टार्ट कर दी जाएगी। उसके बाद सी एक्टिविटी तब स्टार्ट की जाएगी जब ए एक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगी। डी एक्टिविटी तब स्टार्ट की जाएगी जब ए और बी दोनों खत्म हो चुकी होंगी। एफ एक्टिविटी, सी डी और ई तीनों एक्टिविटीज खत्म हो चुकी होंगी तो फिर एफ को स्टार्ट किया जाएगा। और इस तरह से जी एक्टिविटी तब स्टार्ट की जाएगी जब एफ एक्टिविटी खत्म हो चुकी होगी। ये इनकी ड्यूरेशंस हैं, आखिरी कॉलम के अंदर आपको नजर आ रही हैं, हर एक्टिविटी इतने इतने ड्यूरेशन के अंदर होगी। इससे ये भी आप नोट कर लें कि दीज आर द 3 थिंग्स व्हिच मस्ट बी देयर टू कंडक्ट सीपीएम एनालिसिस। अगर आप पूरे प्रोजेक्ट के स्टैक टाइम आइडेंटिफाई, हर एक्टिविटी के आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं, तो आपके पास ये 3 इंफॉर्मेशन होनी जरूरी है। एक्टिविटीज हैं, ये कहाँ से आती हैं, ये भी नोट कीजिएगा, इनका सोर्स क्या होता है। एक्टिविटीज कहाँ से आएंगी, ये वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर से आएंगी। वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर का लोएस्ट लेवल क्या दिखा रहा होता है, एक्टिविटीज दिखा रहा होता है, वहां से आपकी एक्टिविटीज ले लेंगे। प्रेडिसेसर, ये प्रोजेक्ट मैनेजर अपनी टीम के साथ डिसाइड करता है कि किस एक्टिविटी को कब करना है, उसका सीक्वेंस क्या होगा, उसकी डिपेंडेंसीज क्या है, किस वक्त से अप्रोप्रिएट रहेगा कि कौन सी एक्टिविटी को किसके बाद किया जाए या किसको पैरेलल चलाया जाए। वो ब्रेनस्टॉर्म करते हैं अपने नॉलेज, एक्सपीरियंस, स्किल्स और अवेलेबल इंफॉर्मेशन की बुनियाद के ऊपर, सारी चीजों को मद्देनजर रख के वो डिसाइड करते हैं कि ये इन एक्टिविटीज के प्रेडिसेसर्स क्या होंगे। ड्यूरेशंस के एस्टिमेट्स लगाए जाते हैं, वो उसी तरह से एस्टिमेशन की टेक्निक्स हमने की हैं, उनके अंदर ड्यूरेशंस को, वो वाली टेक्निक्स को या कोई और टेक्निक्स वगैरह आप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, उनको इस्तेमाल करके हर एक्टिविटी के ड्यूरेशन एस्टिमेट्स निकाल लिए जाते हैं कि हर एक्टिविटी के लिए क्या होंगे। तो ये 3 इनपुट्स हैं या प्रीरेक्विजिट्स हैं व्हिच मस्ट बी देयर टू कंडक्ट द सीपीएम एनालिसिस। अब इसका स्टेप्स को ज़हन में रखना है। सबसे पहले ये डाटा आपके पास अवेलेबल होता है, तो आप सबसे पहले इसकी नेटवर्क डायग्राम बनाते हैं, जो इस वक्त आपको नजर आ रही है। दिस इज द नेटवर्क डायग्राम ऑफ दिस डाटा। जरा गौर से देखिए और ये साथ साथ बल्कि बनाने की कोशिश करें। हम बड़े आहिस्तगी के साथ चलेंगे और साथ अपने नोटबुक लेके इसको बनाने की कोशिश करें अपने नोटबुक के ऊपर। सबसे पहले आप क्या करेंगे, पहले सुन लें थोड़ा सा कि आपने किस तरह से स्टार्ट करना है। सबसे पहले आप एक स्टार्ट नोट लेंगे। स्टार्ट नोट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द प्रोजेक्ट। ये एक डमी एक्टिविटी समझने की होगी, इसके अंदर कोई ड्यूरेशन नहीं होगी, 0 ड्यूरेशन जैसे लिखी हुई आपको नजर आ रही है। दिस इज जस्ट द स्टार्टिंग पॉइंट, तो यहाँ से आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है। और स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट एक होता है, मल्टीपल नहीं होते। एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा, एक एंडिंग पॉइंट होगा, और इनकी ड्यूरेशन 0 होगी। ये हमारा ये चीज को शो कर रहा होगा कि यहाँ से प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है, और एंड पॉइंट शो कर रहा होगा यहाँ से प्रोजेक्ट एंड हो रहा है। स्टार्ट नोड लगाने के बाद आपने इससे वो वाली एक्टिविटीज को लेके आना है जिनके प्रेडिसेसर नहीं है, वो आपके स्टार्टिंग एक्टिविटीज हैं। तो यहाँ पे अगर आप डाटा को देखें तो यहाँ पे आपको 3 एक्टिविटीज नजर आ रही हैं जिनके प्रेडिसेसर्स नहीं हैं, ए, बी और ई। तो ये तीनों एक्टिविटीज जो है वो स्टार्ट से स्टार्ट होंगी। जैसे ये ए देखिए, ए का प्रेडिसेसर हमने कैसे शो किया, स्टार्ट से उसका एरो हेड जो है वो स्टार्ट हो रहा है और टर्मिनेट हो रहा है ए के ऊपर। इसका मतलब ये है कि ए का प्रेडिसेसर स्टार्ट है और ए इज द स्टार्टिंग एक्टिविटी। सिमिलरली बी का प्रेडिसेसर भी स्टार्ट हमने यहाँ पे दिखाया है, यहाँ से एरो हेड स्टार्ट हो रहा है और टर्मिनेट बी के ऊपर हो रहा है, तो ये भी स्टार्टिंग एक्टिविटी है। सिमिलरली ई है, इसका भी प्रेडिसेसर स्टार्ट है और टर्मिनेट ई के ऊपर हो रहा है, तो दिस इज द स्टार्टिंग एक्टिविटी। तो इस तरह से ए, बी और ई, इन तीनों के प्रेडिसेसर कौन है, स्टार्ट, तो ये स्टार्टिंग एक्टिविटी हो जाती है। उसके बाद एक्टिविटी आ गई जी सी। सी ये ऊपर देखिए, सी का प्रेडिसेसर कौन है, ए, तो सी का यहाँ पे बनाए, इसका एक्टिविटी बनाए। उसके बाद इसका जो एरो हेड लगाना है वो स्टार्टिंग होगा ए से और टर्मिनेट होगा सी के ऊपर, तो इसका प्रेसिडेंस रिलेशनशिप डिक्लेयर हो जाएगा कि सी विल बी स्टार्टेड व्हेन ए विल बी कंप्लीटेड। तो ए जब कंप्लीट हो जाएगी तो सी स्टार्ट हो जाएगी, तो वो रिलेशनशिप
वहां पे नजर आ जाएगा। इसके बाद डी एक्टिविटी है, इसके दो प्रेडिसेसर्स ए और बी। तो डी को हमने यहाँ पे प्लेस किया, उसके बाद एक एरोहेड आएगा ए से और टर्मिनेट होगा डी के ऊपर, और दूसरा एरोहेड आएगा बी से और टर्मिनेट होगा डी के ऊपर। तो ये दोनों आ गए। तो ये दोनों एक्टिविटीज जब कंप्लीट हो जाएंगी तो देन बी विल बी स्टार्टेड। ये डी हो गया। इसके बाद है जनाब एफ। एफ के तीन है, सी, डी और ई। तो आप देख सकते हैं कि एक एरोहेड सी से आ रहा है, एफ पे टर्मिनेट हो रहा है, दूसरा डी से आ रहा है, वो एफ पे टर्मिनेट हो रहा है, और इसका तीसरा ई से आ रहा है और एफ पे टर्मिनेट हो रहा है। तो इस तरह से हमने इन तीनों प्रेसिडेंस रिलेशनशिप जो कि सी, डी और ई के साथ एफ के आने हैं वो इस तरह से दिखा दी। तो ये एफ आ जाएगा। जी है, जी का जनाब प्रेडिसेसर एफ है। एफ तो एरोहेड आएगा और जी पे टर्मिनेट कर जाएगा। तो यहाँ पे वो टर्मिनेट हो गया, तो ये रिलेशनशिप भी डिक्लेयर हो गया। आखिर में जाके अब देखें जी के बाद कोई एक्टिविटी नहीं, और जी को आखिर में आपने एंड के साथ मिलाना है ताकि आपका प्रोजेक्ट टर्मिनेट हो सके। यहाँ पे एक पॉइंट को जरा गौर से देखिएगा, यहाँ पे तो सिर्फ आखिर में सिर्फ लीव जो एक्टिविटी है वो सिर्फ जी है, इनके जी के बाद कोई एक्टिविटी नहीं है। लेकिन अगर फर्ज करें आपका कोई दूसरा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर मल्टीपल लीव एक्टिविटीज आ जाती है, यानी कि जी फर्ज करेंगे ये ई जो है ये एफ पे टर्मिनेट नहीं हो रहा, बल्कि ई भी ई भी आपकी आखिरी एक्टिविटी है, तो फिर ई को भी आप एफ एंड के साथ मिलाएंगे, जी भी एंड के साथ मिलेगा, ई भी मिलेगा। कहने का मतलब क्या है कि आखिर में जाके आपने देखना है जितनी भी एक्टिविटीज हैं जिनका सक्सेसर कोई नहीं है, जिनका सक्सेसर कोई नहीं है, वो सारी की सारी आपने एंड पॉइंट के ऊपर टर्मिनेट जरूर करनी है, अदरवाइज कैलकुलेशंस आगे जो हमने करनी है वो नहीं हो सकेंगी या गलत होंगी। I again repeat this point. This point is very important. This is a very common mistake which is committed by the practitioners or the students. कि आखिर में जाके देखना है आपने कि अगर आपके नेटवर्क डायग्राम, ये नेटवर्क डायग्राम कहलाती है, इसको बनाने के आखिर में जाके जितनी भी एक्टिविटीज हैं जिनका सक्सेसर कोई नहीं है, जिनके बाद आगे कोई एक्टिविटी नजर नहीं आ रही है, उन सबको आपने एंड के साथ टर्मिनेट लाजमी करना है। क्योंकि अगेन जैसे शुरू में हमने कहा आपका स्टार्टिंग पॉइंट भी एक होता है, एंडिंग पॉइंट भी प्रोजेक्ट का एक होता है। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप टू कंडक्ट द CPM analysis, that you draw the network diagram by using the data। जो एक्टिविटी प्रेडिसेसर और ड्यूरेशन की शक्ल के अंदर डाटा होता है, इसको यूज करके आप इस तरह से डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। अब ये डायग्राम जो अपनी नोटबुक्स के ऊपर जरा ड्रॉ करें, और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो क्वेश्चन पूछें। नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ करने के ऊपर सबको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन आ रही है नेटवर्क डायग्राम को ड्रॉ करने में या इसके जितनी चीज हमने डिस्कस की है, तो क्वेश्चन पूछें। यू कैन यूज योर माइक। जी यहाँ तक सबको क्लियर हुआ है जी? कोई कंफ्यूजन तो नहीं आ रही? क्लियर है यहाँ तक? जी जैसे ही आप अपनी नेटवर्क डायग्राम अपने नोटबुक्स के ऊपर इसको ड्रॉ कर लें तो मैसेज करें जी कि आपने डायग्राम ड्रॉ कर लिया। और जरा खुली खुली डायग्राम बनाइएगा क्योंकि इनके ऊपर कैलकुलेशंस होनी है। जी जो जो करता जाए मैसेज करता जाए जी।
जी अब शो हो रही है जी स्लाइड सबको नजर आ रही है? यस सर। ओके जी आगे चलते हैं जी। अब जरा देखें कि ये डायग्राम आपके सामने है। अब जरा अगर आपसे पूछा जाए कि जैसे हमने वो शुरू के अंदर दो डायग्राम्स ए और बी एक्टिविटी के साथ देखी थी और हमने उनके सिलेक्ट बड़ी आसानी के साथ आइडेंटिफाई कर लिए थे, अब इस डायग्राम पे अगर आपको कहा जाए कि जरा आइडेंटिफाई तो करें हर एक का क्या है, तो क्या कर लेंगे आप? आसानी से कर लेंगे। हर एक्टिविटी क्या है, सिलेक्ट टाइम क्या है, हालांकि सिर्फ 7 एक्टिविटीज, ये भी एक छोटा सा प्रोजेक्ट, लेकिन इसके अगर आप सिलेक्ट टाइम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे तो आपको काफी मुश्किल होगी, हालांकि छोटी सी डायग्राम। तो इसलिए हमें एक टेक्निक चाहिए होती है कि हम एक प्रॉपर टेक्निक के जरिए से ये काम करें। तो आपके पास जिस तरह का मर्जी प्रोजेक्ट आ जाए, जितनी मर्जी उसमें एक्टिविटीज आ जाए, तो आप उसको टेक्निक अप्लाई करके आसानी के साथ उन तमाम एक्टिविटीज के सिलेक्ट टाइम आइडेंटिफाई कर सकें। तो इसलिए ये सीपीएम एनालिसिस की पूरी टेक्निक इन्वेंट हुई और इसके जरिए से फिर लोगों ने इस काम को करना शुरू किया। तो ये पहला काम हो जाता है जी, जिसमें हम सबसे पहले नेटवर्क डायग्राम आइडेंटिफाई करते हैं। नाउ द सेकंड स्टेप, अब नेक्स्ट स्टेप आता है। अब हमने अब ये स्टेप चलेंगे और एट द एंड जब सारे स्टेप कंप्लीट हो जाएंगे तो यू विल सी दैट वी विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द सिलेक्ट टाइम ऑफ ईच एक्टिविटी, और भी चीजें बहुत सारी हमारे सामने आ जाएंगी जिससे एक पूरा प्रोजेक्ट का एनालिसिस हो सकेगा और वो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजर इस्तेमाल कर सकेगा। तो पहला स्टेप हो गया नेटवर्क डायग्राम को ड्रॉ करने का। अब सेकंड स्टेप है, सेकंड स्टेप नोट कीजिए, दैट इज दी टू कैलकुलेट, second step is to calculate the early times of each activity, early times of each activity। हर एक्टिविटी के, अभी नोट कीजिएगा, अभी आपको समझ आ जाएगी कि अर्ली टाइम का मतलब क्या है। अर्ली टाइम हर एक्टिविटी के हम नोट कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे जरा देखिए कि अर्ली टाइम से मुराद होता है दो टाइम आपने करने हैं। हर एक्टिविटी का अर्ली स्टार्ट हमने कैलकुलेट करना है, जैसे ये ऊपर लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है, अर्ली स्टार्ट हमने कैलकुलेट करना है, और दूसरा हर एक्टिविटी का अर्ली फिनिश हमने कैलकुलेट करना है। अभी सिर्फ इस चीज पे गौर कीजिएगा, ये कैलकुलेट होंगे कैसे, ये हैं क्या, ये भी आपको समझ आ जाएगी जैसे हम हर एक का कैलकुलेट करेंगे। अर्ली स्टार्ट और अर्ली फिनिश हर एक्टिविटी का हम कैलकुलेट करेंगे। जरा कैलकुलेट करके देखते हैं तो आपको समझ आएगी। स्टार्ट से स्टार्ट करेंगे, फॉरवर्ड वॉक करेंगे, हम स्टार्ट से एंड तक जाएंगे हर एक्टिविटी के लिए। सबसे पहले स्टार्ट एक्टिविटी का देखें, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, तो ये कहां से स्टार्ट होगा, ये 0 से स्टार्ट होगा। तो अर्ली स्टार्टिंग एक्टिविटी का क्या है, 0। इसके फिनिश पॉइंट के ऊपर जाना है तो इसके स्टार्ट में इसकी ड्यूरेशन को ऐड कर दिया जाए तो हम इसके फिनिश पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। तो इसकी तो ड्यूरेशन ही 0 है, स्टार्ट भी ये 0 से हो रहा है, तो 0 + 0 अर्ली फिनिश भी इसका क्या होगा, 0। तो स्टार्ट के अर्ली स्टार्ट आ गया 0, अर्ली फिनिश आ गया 0। अब ए एक्टिविटी पे आ जाए। ए एक्टिविटी का जब आपने अर्ली स्टार्ट क्या देखना है तो आपने देखना है उससे पहले एक्टिविटी कौन सी है। इससे पहले एक्टिविटी कौन सी है, स्टार्ट, प्रेडिसेसर इसका स्टार्ट है, और ये खत्म कहां पे हो रहा है, 0 पे। जहां पे ये खत्म हो रहा है वहीं से ए को स्टार्ट करना है, तो लिहाजा अर्ली स्टार्ट ए का क्या होगा, 0, क्योंकि इससे पहले स्टार्ट एक्टिविटी फिनिश कहां पे हो रही है, 0 पे हो रही है। और इसी एक्टिविटी के अगर आपने फिनिश पॉइंट के ऊपर जाना है तो इसके स्टार्ट के अंदर इसकी ड्यूरेशन को ऐड कर देंगे, तो 0 + 5 = 5, तो अर्ली फिनिश ए का क्या हो जाएगा, 5। दोबारा अब देखें, इसी तरह से स्टार्टिंग ई भी एक स्टार्टिंग एक्टिविटी है। इसका अगर आप अर्ली स्टार्ट कैलकुलेट करते हैं तो हमें इसका प्रेडिसेसर देखना होगा, ये कहां पे जाकर खत्म हो रहा है, तो ये खत्म हो रहा है 0 पे। तो जहां से ये खत्म हुआ है वहां से स्टार्ट ई का होगा, तो अर्ली स्टार्ट ई का 0। इसके एंड पॉइंट पे हमने जाना है, फिनिश पॉइंट पे जाना है, तो इसके अर्ली स्टार्ट के अंदर इसकी ड्यूरेशन पे ऐड कर देंगे, तो दैट विल बी द फिनिश पॉइंट ऑफ ई एंड दैट इज 7। सिमिलरली बी है, ये भी एक स्टार्टिंग एक्टिविटी है, इसका भी प्रेडिसेसर स्टार्ट है, तो ये भी कहां से स्टार्ट होगी, 0 से, और इसका फिनिश पॉइंट क्या होगा, 0 + 3, 3। तो लिहाजा इस चीज को, इन तीनों की जब हमने कैलकुलेशंस किए हैं तो देखें जरा फार्मूलाज के ऊपर आ जाए कि ये किस तरीके के फार्मूलाज क्या बन जाते हैं। जरा देखें, अर्ली स्टार्ट का फार्मूला है, मैं मैक्स को फिलहाल छोड़ दें, आगे देखें क्या लिखा हुआ है कि अर्ली फिनिश ऑफ प्रेडिसेसर एक्टिविटी,
यानी किसी भी एक्टिविटी का अगर आपने अर्ली स्टार्ट निकालना है तो सी दी अर्ली फिनिश ऑफ प्रेडिसेसर एक्टिविटी बी का निकालना है, तो उसका प्रेडिसेसर देखें वो कौन है, स्टार्ट जहां पे खत्म हो रहा होगा वही बी का स्टार्टिंग पॉइंट होगा। तो ये फार्मूला हो जाता है कि अर्ली फिनिश ऑफ प्रेडिसेसर एक्टिविटी। अर्ली फिनिश क्या होगा उसी एक्टिविटी का, बी का अगर आपने अर्ली फिनिश निकालना है तो क्या करेंगे कि इसके अर्ली स्टार्ट के अंदर इसकी ड्यूरेशन को अर्ली स्टार्ट ऑफ करंट एक्टिविटी प्लस ड्यूरेशन ऑफ करंट एक्टिविटी, बी का अर्ली स्टार्ट 0 है, उसके अंदर इसकी ड्यूरेशन जो है 3 है, उसको ऐड कर दें तो अर्ली फिनिश आ जाएगा। तो ये इसके अर्ली टाइम्स के, अर्ली स्टार्ट और अर्ली फिनिश के हमारे पास फार्मूलाज बन जाते हैं। अब जरा बाकी एक्टिविटीज के भी कैलकुलेट कर लेते हैं, हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, समझ भी आ जाएगी और ये काम भी कंप्लीट हो जाएगा। सी एक्टिविटी को देखते हैं जी, इसके अर्ली स्टार्ट और अर्ली फिनिश को कैलकुलेट करें। सी का अर्ली स्टार्ट क्या होगा, ये करने के लिए हमें इसका प्रेडिसेसर देखना होगा। प्रेडिसेसर कौन है, ए कहाँ पे खत्म हो रहा है 5 पे, तो लिहाजा इसका अर्ली स्टार्ट क्या होगा 5। इसके पर फिनिश पॉइंट पे जाना है तो हमने इसके अर्ली स्टार्ट के अंदर इसकी ड्यूरेशन को ऐड कर देना है, दैट इज 8, तो 5 + 8 13, तो अर्ली फिनिश 13 आ जाएगा। डी एक्टिविटी को देखें जी, डी का जो है प्रेडिसेसर वो कौन है, ए कहाँ पे खत्म हो रहा है 5 पे, तो लिहाजा इसका अर्ली स्टार्ट भी क्या होगा 5। इसके फिनिश पॉइंट पे जाना है तो इसके अर्ली स्टार्ट के अंदर इसकी ड्यूरेशन को ऐड कर दें, तो 5 + 7 12, ये 12 पे आ जाएगा। इसके बाद सर डी एक्टिविटी तो बी से भी स्टार्ट हो रही है ना, उसका प्रेडिसेसर तो बी भी है और ए भी है, तो फिर हमने सिर्फ ए का अर्ली फिनिश क्यों देखा है? जी सॉरी, मैं बिल्कुल गौर नहीं कर सका। अच्छा ये आपने पॉइंट आउट कर दिया जी, बिल्कुल डी के जो है वो 2 प्रेडिसेसर्स हैं, ए और बी। ए को भी देखिए, ए कहाँ पे खत्म हो रहा है, ए जो है इसका फिनिश पॉइंट 5 है, बी का फिनिश पॉइंट देखें 3 है। अब देखें प्रेसिडेंस रिलेशनशिप के लिहाज से हमने देखना है कि इन दोनों के लिहाज से जब ये दोनों एक्टिविटीज ए और बी खत्म हो जाएंगी फिर डी स्टार्ट किया जाएगा। तो ये दोनों कब खत्म होंगे, जब ए खत्म, क्योंकि इसका मैक्सिमम है फिनिश पॉइंट, तो जब 5 पे पहुंचेंगे तो बी उससे पहले खत्म हो चुकी होगी और 5 पे जाके ये भी खत्म हो जाएगी। तो लिहाजा हमें अर्ली फिनिश किसका लेना है, जिसका सबसे ज्यादा होगा। इसीलिए फार्मूले के अंदर देखिए हमने क्या चीज ऐड की हुई है, मैक्सिमम। तो जब इसका मतलब ये हुआ कि when you have more than one predecessors, then you need to take the maximum early finish of the predecessor activities from predecessor activities. predecessor activities में जिसका सबसे ज्यादा अर्ली फिनिश होगा वो आपने लेना है, ताकि उस एक्टिविटी से पहले सारी predecessors कंप्लीट हो चुके हों। इस वजह से ये मैक्सिमम का लिया गया है और इसी वजह से यहाँ पे 5 और 3 आ रहा था, हमने उसमें से 5 को लिया। तो इस वजह से ये दोनों को देखते हैं। तो ये डी के लिहाज से आ गया, सी के लिहाज से हमने डिस्कस कर लिया। अब आगे देखिए एफ को देखें जी, एफ के 3 है, यहाँ पे मजीद इस चीज को देखा जा सकता है कि मैक्सिमम किस तरह से लेते हैं। सी का अर्ली फिनिश 13 है जी, डी का अर्ली फिनिश 12 है और ई का अर्ली फिनिश 7 है। हम कौन सा लेंगे, 13 जो मैक्सिमम है, ताकि ये तीनों एक्टिविटीज जो है वो एफ को स्टार्ट करने से पहले खत्म हो चुकी हैं। तो लिहाजा इसका अर्ली स्टार्ट क्या हुआ 13। इसमें इसकी ड्यूरेशन को ऐड कर लिया, 13 + 4 तो 17 आ गया। तो ये इसका फिनिश पॉइंट हो जाएगा। उसके बाद जी आ गया, जी का प्रेडिसेसर है, सिर्फ एफ है, एक है, ये खत्म हो रहा है 17 पे, तो लिहाजा ये स्टार्ट भी 17 से होगा। इसके अंदर इसकी ड्यूरेशन को ऐड कर लेंगे, 17 + 5 तो दिस विल बी 22। और उसके बाद इसको हम मिला दिया, एंड के साथ मिलाया हुआ है, और एंड का अर्ली स्टार्ट क्या होगा, जहाँ पे जी जाके खत्म हो रहा है और वो 22 पे खत्म हो रहा है, तो लिहाजा अर्ली स्टार्ट इसका भी 22 आएगा। इसकी ड्यूरेशन 0 है, तो 22 + 0 = 22। तो इस तरह से फॉरवर्ड वॉक करते हुए हम अर्ली टाइम्स तमाम एक्टिविटीज के इस तरह से निकाल लेते हैं। और जो एंड के ऊपर ये जो ड्यूरेशन हमारे पास आ जाती है 22, दिस इज आल्सो द ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। तो ये प्रोजेक्ट जो है ये 22 दिन का प्रोजेक्ट है अकॉर्डिंग टू दिस नेटवर्क डायग्राम। तो ये था जनाब सेकंड स्टेप। पहले नेटवर्क डायग्राम हमने बनाई, उसके बाद ये सेकंड स्टेप के अंदर हमने अर्ली टाइम्स, अर्ली स्टार्ट और अर्ली फिनिश हर एक्टिविटी के फाइंड आउट कर लिए। जी जनाब, यहां तक क्लियर है जी सबको? यहां तक अगर किसी को क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ओके जी, आगे चलते हैं जी। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा, दिस विल बी दी नाउ दी।
नेक्स्ट स्टेप पे हमारे पास है, अब हमने लेट टाइम्स कैलकुलेट करने हैं। जैसे अर्ली टाइम्स के अंदर हमारे पास अर्ली स्टार्ट और अर्ली फिनिश था, तो लेट टाइम के अंदर हमारे पास होगा लेट फिनिश और लेट स्टार्ट। और ये काम करने के लिए हम बैकवर्ड वॉक करेंगे, यानी कि अब हम एंड से स्टार्ट करेंगे, एंड से स्टार्ट करते हुए हम स्टार्ट तक जाएंगे। तो एंड एक्टिविटी के ऊपर जाके देखिए कि अर्ली स्टार्ट 22 है, अर्ली फिनिश 22 है और ये एंड पॉइंट है, इससे आगे नहीं हम जा सकते। दिस इज द डेडलाइन ऑफ द प्रोजेक्ट। तो लिहाजा इसका जो लेट फिनिश यानी कि ज्यादा से ज्यादा भी एंड को अगर हम लेट करें तो कहाँ पर जा सकते हैं, क्योंकि इससे आगे तो हम जा ही नहीं सकते। दिस इज जस्ट अ लॉजिकल पॉइंट, इससे आगे जा ही नहीं सकते। तो लिहाजा लेट फिनिश भी हमारा 22 ही होगा, क्योंकि इससे आगे हम जा ही नहीं सकते। तो यहाँ पे आप ये नोट कर सकते हैं कि व्हेन यू आर स्टार्टिंग द बैकवर्ड वॉक टू कैलकुलेट लेट फिनिश एंड लेट स्टार्ट, तो यू विल मेक लेट फिनिश इक्वल टू अर्ली फिनिश। तो एंड पॉइंट का जो लेट फिनिश होगा वो अर्ली फिनिश पे जहां पे आपने खत्म किया हुआ है वही होगा, तो लिहाजा वो 22 ही होगा। अब एंड पॉइंट के लेट स्टार्ट पे पहुंचना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इस 22 में से इसकी ड्यूरेशन को निकाल दें, तो आप इसके स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच जाएंगे और इसकी ड्यूरेशन है ही 0, तो 22 माइनस 0 अगेन 22 ही आएगा। तो जो एंड पॉइंट होता है ना, जितना ही आपका अर्ली पॉइंट होता है वही आपके लेट टाइम्स होते हैं, वही लेट स्टार्ट और लेट फिनिश। जितना आपका अर्ली स्टार्ट होगा उतना ही लेट स्टार्ट होगा, जितना अर्ली फिनिश होगा उतना ही लेट फिनिश होगा एंड पॉइंट, क्योंकि ये आपका एंड पॉइंट है, इससे आगे आप जा ही नहीं सकते। अब जरा जी को देखें, यहाँ आपको ज्यादा समझ आएगी कि लेट टाइम्स हैं क्या, लेट स्टार्ट और लेट फिनिश कैलकुलेट कैसे करते हैं। पहले लेट फिनिश को आपने देखना है, वजह क्या है, इसका सक्सेसर के लेट टाइम्स आप कैलकुलेट कर सकते हैं, तो उनको यूज करते हुए हम इस एक्टिविटी के लेट टाइम्स निकाल सकते हैं। जहां पे जी जाके खत्म होगा वहीं पे जाके एंड स्टार्ट हो रहा है, ऐसे ही है जी जहां पे खत्म होगा फिनिश होगा वहां पे ही एंड स्टार्ट हो रहा है। तो इसका लेट स्टार्ट तो हम निकाल चुके हैं, तो लिहाजा जहां से ये लेट स्टार्ट हो रहा है वहीं पे जाके इसका लेट फिनिश होगा, तो लिहाजा ये लेट स्टार्ट 22 है तो इसका जी का लेट फिनिश भी 22 ही होगा, क्योंकि दिस इज द कॉमन पॉइंट बिटवीन दीज टू एक्टिविटीज। फॉर्मूला को जरा देखें, लेट फिनिश इज इक्वल टू, मिनिमम को फिलहाल छोड़ दें, आगे देखें लेट स्टार्ट ऑफ सक्सेसर एक्टिविटी, यानी कि जो सक्सेसर एक्टिविटी का लेट स्टार्ट होगा वही करंट एक्टिविटी का लेट फिनिश होगा, तो लिहाजा ये 22 आ गया। 22 में से इसकी ड्यूरेशन को निकाल दें, 22 माइनस 5 कर दें तो इसके स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच जाएंगे, दैट विल बी द लेट स्टार्ट ऑफ जी एक्टिविटी। तो 22 माइनस 5 17। तो ये आप इसका फॉर्मूला देख सकते हैं कि लेट स्टार्ट इज इक्वल टू लेट फिनिश ऑफ करंट एक्टिविटी, यानी कि इसी का ही लेट फिनिश लें और माइनस ड्यूरेशन ऑफ करंट एक्टिविटी, इसकी ड्यूरेशन को उसमें से माइनस कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, लेट स्टार्ट ऑफ करंट एक्टिविटी, दैट इज 17। एफ को देखिए, एफ का अपने पहले लेट फिनिश निकालना है, तो वो निकालने के लिए इसका सक्सेसर देखेंगे। सक्सेसर कौन सा है, जी। जी कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, 17 पे, तो लिहाजा लेट फिनिश ऑफ एफ विल बी 17। 17 माइनस 4 करेंगे विच इज 13, तो ये आपके पास इसका लेट स्टार्ट आ जाएगा। अब जरा देखिए जी डी एक्टिविटी को, डी का अगर आपने लेट फिनिश निकालना है तो आप इसका सक्सेसर देखेंगे, दैट इज एफ। एफ का लेट स्टार्ट 13 है तो लेट फिनिश विल बी 13। 13 में से इसकी ड्यूरेशन निकाल दें 7, तो ये क्या आ जाएगा 6। अब यहाँ पे जरा रुक के जरा गौर से देखें, ये जितनी 4 एक्टिविटीज के हमने लेट टाइम्स निकाली हैं, अर्ली टाइम्स भी निकले हुए हैं, इसमें जरा देखिए एंड जी एफ, इन तीनों एक्टिविटीज के अर्ली टाइम और लेट टाइम्स इक्वल है, सेम है, लेकिन डी एक्टिविटी के नहीं है, उसमें एक दिन का फर्क है। इसका मतलब क्या है कि एफ, जी और एंड ये तीनों क्रिटिकल एक्टिविटीज हैं, स्लैक टाइम कोई नहीं है, 0 है, लेकिन डी में एक दिन का स्लैक टाइम है, डिफरेंस आ रहा है एक दिन का। तो यहाँ से थोड़ा सा आपको परसेप्शन आएगी, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आएगा कि हाउ स्लैक कैन बी कैलकुलेटेड। इसको बाद में हम डिटेल के साथ भी देखेंगे, फिलहाल जरा पहले लेट टाइम्स को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर वापस आएंगे इस पॉइंट के ऊपर। सी एक्टिविटी को देखेंगे, इसके लेट टाइम्स को कैलकुलेट करना है, तो इसके सक्सेसर को देखेंगे, इसका सक्सेसर एफ है, एफ का लेट स्टार्ट 13 है, तो लिहाजा इसका लेट फिनिश भी 13 होगा। 13 माइनस 8 5, तो लेट स्टार्ट 5 आ जाए। ई एक्टिविटी के ऊपर आ जाइए, ई एक्टिविटी का लेट टाइम्स को देखें, इसका सक्सेसर कौन है, एफ। एफ का लेट स्टार्ट क्या है 13, तो लिहाजा इसका लेट फिनिश भी 13 होगा। 13 माइनस 7 लेट स्टार्ट 6 आ जाएगा। बी एक्टिविटी को देखें जी, बी का सक्सेसर डी है, डी लेट स्टार्ट 6 पे हो रहा है, तो लिहाजा इसका लेट फिनिश 6 होगा। 6 माइनस 3 डी, तो लेट स्टार्ट
किया जाए। ए एक्टिविटी को देखिए जी, अब इसके जो सक्सेसर हैं वो दो हैं, गौर से देखें, सी भी है और डी भी है। सी का लेट स्टार्ट 5 है और डी का लेट स्टार्ट 6 है। फार्मूला बता रहा है कि हमारे पास जब मल्टीपल सक्सेसर्स हो तो ये हमने इन दोनों में से जिसका मिनिमम लेट स्टार्ट होगा वो लेना है। अब यहां पे फार्मूले से तो हमें पता लग गया कि ये मिनिमम हमने लेना है, लेकिन जरा गौर करें, सोचें, मिनिमम क्यों ले रहे हैं, इसकी लॉजिकल रीजनिंग क्या है, व्हाई वी आर टेकिंग द मिनिमम लेट स्टार्ट आउट अमंग द सक्सेसर एक्टिविटीज। गौर करें और जो इसको जरा बताएंगे। यहां पे कह रहे हैं कि आपके लिए एक प्राइस भी है, जो इसका सही लॉजिकल रीजनिंग बताएगा कि मिनिमम हम क्यों लेंगे, उसको जनाब 500 रुपीज का इनाम मिलेगा। और आपके पास जस्ट यू हैव 20 सेकेंड्स फ्रॉम नाउ टू थिंक, और उसके 20 सेकेंड्स के बाद जो सबसे पहले 3 लोग को चांस दिया जाएगा, जो बता सकेगा, जो सही बताएगा, उसको 500 रुपया मिलेगा। जब आप वापस आएंगे कैंपस पे तो वो 500 रुपया आपको अवेलेबल हो। तो जनाब आपका टाइम स्टार्ट होता है, अब 20 सेकंड सोचने की है और उसके अभी नहीं जी, अभी नहीं, 20 सेकंड सोचें और उसके बाद फिर जो सबसे पहले माइक ऑन करके बताएगा वो 3 लोगों के पास चांस होगा। तो क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। क्वेश्चन है, ये लेट फिनिश का फॉर्मूला देखें जो आपको इस स्लाइड पे नजर आ रहा है। इसमें मिनिमम का वर्ड यूज हुआ हुआ है कि जब आपके पास सक्सेसर मल्टीपल हो जाए तो आपने मिनिमम लेट स्टार्ट यूज करना है सक्सेसर का। इसकी वजह क्या, इसकी लॉजिकल रीजनिंग क्या है? दिस इज द क्वेश्चन। जी सर, सोच लिए जी। आपके टाइम स्टार्ट हो चुका है जी, 10 सेकंड हो चुके हैं। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ओके जी, जो बताना चाह रहे हैं जी अपना माइक ऑन करें और बताएं। सर हम लेट स्टार्ट मिनिमम इसलिए लेते हैं कि अगर हम उनमें से कोई एक भी ज़्यादा लेंगे तो हमारे पास जो अगली एक्टिविटीज़ हैं उनके हमारे टाइम में डिफरेंस आ जाएगा। नहीं, नेक्स्ट जी। तो हम लेट जो फिनिश है वो हम इसलिए सबसे लेट स्टार्ट जो है वो हम इसलिए सबसे कम वाला लेते हैं कि जो सबसे कम वाला है उसको लें कि वो अगली जो है हमारे पास एक्टिविटीज वो उससे बढ़ ना जाए और वो भी स्टार्ट हो जाए बाकी। ये दोबारा एक्सप्लेन कीजिएगा, वाज़ेह नहीं हुआ। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम इसलिए लेते हैं कि जो अगली एक्टिविटीज हैं उसका भी जो लेट है, मतलब लेट स्टार्ट है, तो उससे बढ़ ना जाए वो जो हमने एक्टिविटी का ले रहे हैं, इसलिए मिनिमम लेते हैं। क्लियर नहीं हो रहा जी, नेक्स्ट जी। सर लेट स्टार्ट हम इसलिए मिनिमम लेते हैं क्योंकि वो एक्टिविटी सबसे पहले स्टार्ट होनी होती है। मतलब किसी लेट वाले का लेंगे तो वो उसके बाद स्टार्ट होगी। क्या फर्क पड़ेगा? सर मतलब अगर हम किसी मैक्सिमम वाले का लेंगे तो वो दूसरी एक्टिविटी उससे ऑलरेडी पहले स्टार्ट हो चुकी होगी। हाँ, तो उससे क्या होगा? सर इसके भी एंडिंग टाइम पे डिफरेंस आएगा। मतलब किसके माइट भी इसका स्लैक जो इसकी पॉइंट पे डिफरेंस आएगा? जिसका हम लेट फिनिश ले रहे हैं, हम लेट स्टार्ट इसकी सक्सेसर एक्टिविटी का मिनिमम इसलिए लेते हैं ताकि जो एक्टिविटी सबसे पहले स्टार्ट होनी है वो लें, क्योंकि बाकी एक्टिविटीज उसके बाद स्टार्ट होंगी तो मे बी इसके स्लैक टाइम पे भी डिफरेंस आ रहा हो। आप बाद में स्टार्ट सही कर रहे हैं लेकिन एंड पे जाके वो पहले वाला कॉन्सेप्ट कंट्राडिक्ट कर जाता है। चलें जी, मेरे 500 तो बच गए। अब जरा देखें जी इसकी क्या वजह। अब क्लियर देखिए, जब ये एक चीज को ध्यान में रखिएगा, तीनों स्टूडेंट जिन्होंने इसके ऊपर बताया पार्शली थोड़ा थोड़ा सा हर एक ने सही बताया लेकिन कंप्लीट नहीं बताया। तो जब प्राइस लगा हुआ होता है ना तो फिर आपको बिल्कुल कंप्लीट वाइट ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर आंसर देना होता है ताकि वो चीज बिल्कुल कहते हैं ना पंजाबी में नित्तर के सामने आ जाए। तो वो बिल्कुल क्लियरली सामने आनी चाहिए कि ये क्या कह रहे होते हैं। तो इसमें आपको जब एक्सप्लेनेशन अभी सामने आएगी तो हो सकता है आपको लग रहा हो जी मैंने तो सही बता दिया था, तो आपने बताया लेकिन कंप्लीट नहीं बताया, बिल्कुल सही क्लियर नहीं बताया। ओके जी, अब देखेंगे ये किस तरीके के साथ हम इसको लेते हैं।
एक्टिविटी थी हमारे पास ए। देखिए ए के बाद सी आ रही है, उसका सक्सेसर है, और डी भी इसका सक्सेसर है। सी का जो लेट स्टार्ट है वो 5 पे है और डी का है लेट स्टार्ट 6 पे। अगर आप इसमें इसको उल्टा समझने की कोशिश करेंगे, अगर हम फर्ज करें मैक्सिमम ले लेते हैं, और मैक्सिमम कौन सा है 6। अगर आप 6 लेते हैं तो ये तो स्टार्ट उससे पहले हुई हुई है, वो कहाँ पे स्टार्ट हुई हुई है 5 पे, लिहाजा इसका स्टार्ट आप मिस कर जाएंगे इस वजह। लेकिन अगर आप मिनिमम लेते हैं तो 5 को लेते हैं तो 6 ने तो 5 के बाद आना है, प्रोजेक्ट तो फॉरवर्ड चलता है ना, फॉरवर्ड वॉक के अंदर चल रहा होता है, आगे जा रहा होता है। तो अगर आप 5 लेंगे तो 6 उसके बाद आना है, तो इसके बाद जितनी भी एक्टिविटीज आएंगी उन सब के स्टार्ट आ जाएंगे अगर आप मिनिमम लेंगे। तो इस वजह से हम मिनिमम ले रहे होते हैं। और अगर आप मैक्सिमम लेंगे तो आप तो बाकी सबके इग्नोर कर रहे होंगे, सिर्फ एक के को पार्टिसिपेट करवा रहे हैं। तो दिस इज द रीजन कि हम इसमें मिनिमम लेते हैं ताकि तमाम सक्सेसर एक्टिविटीज के स्टार्ट उसके अंदर पार्टिसिपेट हो जाएं, उनकी इन्वॉल्वमेंट आ जाए। तो इस वजह से मिनिमम ले रहे होते हैं। आप फर्ज करें ना कि अगर आपके सक्सेसर 100 है, फर्ज करें एक एक्टिविटी है यही है, इसके सक्सेसर 100 है और आप मैक्सिमम लेट स्टार्ट को ले लेते हैं, तो आप कितने एक्टिविटीज के स्टार्ट को मिस कर रहे होंगे? 99 के स्टार्ट को मिस आउट कर रहे हैं, सिर्फ एक को एंटरटेन कर रहे हैं। तो इस वजह से यहाँ पे मिनिमम को लेते हैं ताकि उसके बाद आने वाले सारे सक्सेसर के जो स्टार्ट हैं उनको आप एंटरटेन करवा सकें, इस वजह से मिनिमम लेते हैं। और एज अ रूल इसको नोट कर लें कि वेन एवर देयर इज कैलकुलेशंस ऑन द बेसिस ऑफ द स्टार्ट ऑफ द एक्टिविटी, वेदर दैट इज अर्ली स्टार्ट और दैट इज द लेट स्टार्ट, अगर वो किसी भी जगह के ऊपर आप स्टार्ट की बुनियाद के ऊपर मल्टीपल स्टार्ट ऑफ द सक्सेसर एक्टिविटीज की बुनियाद पर कर रहे हैं, तो याद रखें कि हम मिनिमम ही लेना है ताकि सबके स्टार्ट एंटरटेन हो सके। जी जनाब, क्लियर हुआ है जी ये वाला कि हम मिनिमम क्यों लेते हैं? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट व्हिच इज ऑफनली आस्क्ड इन द इंटरव्यूज आल्सो। रिपीट कर, एक बार रिपीट कर दें सर, एक रिपीट कर दें। जी मैं दोबारा रिपीट कर देखें, लेट फिनिश को कैलकुलेट करते हुए हम मिनिमम को लेते हैं। इसको इस लिहाज से आपने ज़हन में रखना है कि जब भी आपके पास मल्टीपल सक्सेसर एक्टिविटीज आ रही होती हैं और स्टार्ट की बुनियाद पर आपने कैलकुलेशन करनी है, तो स्टार्ट्स को जब आपने देखना होता है तो उसको आप मिनिमम लेंगे तो सारों के स्टार्ट आएंगे, क्योंकि प्रोजेक्ट आपका चलना होता है फॉरवर्ड वॉक में। अगर आप मिनिमम लेंगे तो आने वाले सारे सक्सेसर के स्टार्ट एंटरटेन होंगे, इस वजह से मिनिमम लेते हैं। अगर आप मैक्सिमम लेंगे तो आपको सिर्फ आखिरी जिसका सबसे एंड में जाके स्टार्ट हो रहा है सिर्फ उसका की पार्टिसिपेशन आएगी, उससे पहले कहाँ कौन सी एक्टिविटी सक्सेसर्स आ चुकी हैं वो तो आएंगी नहीं, क्योंकि आप मैक्सिमम ले चुकी हैं और उससे पहले वाले सारे के सारे इग्नोर कर चुके हैं। तो इस वजह से हम यहाँ पे जब भी स्टार्ट की बुनियाद के ऊपर आपने वैल्यूज लेनी होती हैं और आपके पास मल्टीपल सक्सेसर्स होते हैं, तो हम हमेशा मिनिमम उस सक्सेसर का स्टार्ट लेंगे जिसकी मिनिमम वैल्यू है, ताकि आने वाले जितने भी सक्सेसर्स हैं उसके बाद आने वाले हैं वो भी सारे के सारे उसके अंदर एंटरटेन हो सके। जी जनाब, क्लियर हुआ जी? यस सर। अच्छा जी, ये पैसों वाला मसला स्टार्ट हुआ है ना, इसको फिलहाल रोक दें। पैसों का कोई मसला नहीं है, जब आप वापस आएंगे इसको हम दोबारा डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह ताला किसी न किसी को जरूर मिलेंगे। तो ये चीज़ तो अच्छी चीज़ है ना कि आप इस चीज़ के ऊपर एक्साइटेड होते हैं और आप ये चीज़ करने के लिए आते हैं, वो कोई ऐसा मसला नहीं है। आप जब क्लास में आएंगे इस चीज़ को सीआर मुझे याद करवाइएगा, इसको हम दोबारा करके तो प्राइज़ ज़रूर दिया जाएगा, लेकिन ये कि वो उसको हम थोड़ा सा मज़ीद बेहतर कर लेंगे। तो जनाब अली अब वापस आते हैं, कंप्लीट करते हैं जी इसको। तो लिहाजा अब हम इसमें ए एक्टिविटी को जब लेंगे तो इसमें मिनिमम को लेंगे तो मिनिमम 5 है जी, तो लेट फिनिश ऑफ ए इज 5 और 5 - 5 0, तो 0 हमारे पास आ जाएगा।
लेट स्टार्ट 0 है, लेट फिनिश हमारे पास 5 आया और 5 - 5 इसकी ड्यूरेशन निकाल देंगे तो लेट स्टार्ट इसका 0 आ जाएगा। अब देखें जी दोबारा इसी चीज़ की जरा दोबारा भी प्रैक्टिस हो जाएगी। स्टार्ट देखें, स्टार्ट के हमने लेट टाइम्स निकालने हैं तो उसमें सबसे पहले इसका लेट फिनिश और इसके अंदर इसके सक्सेसर्स जो हैं वो 3 हैं, ए, बी और ई। ए का लेट स्टार्ट 0, बी का लेट स्टार्ट 3, ई का लेट स्टार्ट 6। तो मिनिमम 0 है, लिहाजा ये इसका लेट फिनिश 0 होगा और 0 - 0 लेट स्टार्ट भी 0 आ जाएगा। और वैसे भी पड़ताल के तौर पर याद रखिएगा कि स्टार्ट के ऊपर जब आप आते हैं स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर और यहाँ पे जाके आपका ये लेट स्टार्ट और लेट फिनिश दोनों 0 आने चाहिए। अगर ये 0 नहीं आते हैं तो इसका मतलब है आपको गलती कर चुके हैं, आपकी कैलकुलेशंस ठीक नहीं है। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट के और एंडिंग पॉइंट के जो लेट टाइम्स और अर्ली टाइम्स होते हैं वो बराबर होते हैं, सेम होते हैं। तो ये आपका एक तरह का पड़ताल का पॉइंट भी होता है। अब जनाब जरा देखें कि अब हमारे पास लेट टाइम्स भी आ चुके हैं और अर्ली टाइम्स भी आ चुके हैं, तो नाउ वी कैन हैव द स्लैक टाइम। अब हम स्लैक टाइम निकाल सकते हैं। तो अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आ गया। ये स्टेप्स को देखते चले जाइए। पहला स्टेप क्या था? टू ड्रॉ द नेटवर्क डायग्राम। सेकंड स्टेप क्या था? टू कैलकुलेट द अर्ली टाइम्स। थर्ड स्टेप क्या था जो अभी हमने कंप्लीट किया है? कैलकुलेट द लेट टाइम्स। अब चौथा स्टेप है कैलकुलेट द फ्लोट टाइम और स्लैक टाइम। अब हम स्लैक टाइम और फ्लोट टाइम को कैलकुलेट कर सकते हैं। स्लैक टाइम या फ्लोट टाइम दो किस्म के होते हैं जी, नोट कीजिएगा, ये दो किस्म के होते हैं। एक को हम कहते हैं टोटल स्लैक और दूसरे को हम कहते हैं फ्री स्लैक। पहले टोटल स्लैक देखें। टोटल स्लैक का ये फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, डेफिनेशन भी लिखी हुई है, समझ लेंगे। ये वही चीज है जो कि हम शुरू के अंदर डिस्कस कर रहे थे। स्लैक क्या होता है कि इट इज द ड्यूरेशन ऑफ एन एक्टिविटी फॉर विच इफ इट इज डिलेड देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन प्रोजेक्ट डेडलाइन। कि किसी भी एक्टिविटी की वो ड्यूरेशन होती है जिसके लिए डिले दिया जाए तो डेडलाइन के ऊपर कोई फर्क नहीं होता। इसके दो फार्मूलाज हैं, जिसको मर्जी आप यूज कर लें सेम आंसर आएगा। कि फार्मूला यही था, अपने लेट टाइम में से अर्ली टाइम निकाल देना। हर एक्टिविटी का जिसका भी कैलकुलेट कर रहे हैं उसके लेट टाइम में से उसका अर्ली टाइम निकाल दें, लेट फिनिश में से अर्ली फिनिश निकाल दें या लेट स्टार्ट में से अर्ली स्टार्ट निकाल दें, आपके पास सेम आंसर आएगा। जरा कैलकुलेट करके देखते हैं जी। स्टार्ट से शुरू करते हैं। स्टार्ट का टोटल स्लैक अर्ली स्टार्ट, लेट स्टार्ट 0, अर्ली स्टार्ट 0, 0 - 0 0 आएगा। बी का देखें, लेट स्टार्ट 3, अर्ली स्टार्ट 0, 3 - 0 3 आएगा। यहाँ लेट फिनिश माइनस अर्ली फिनिश 6 - 3 3 आएगा। डी एक्टिविटी को देखें, लेट स्टार्ट 6, अर्ली स्टार्ट 5, 6 - 5 1, 13 - 12 1। ई को देखें, इसका लेट स्टार्ट 6, अर्ली स्टार्ट 0, 6 - 0 0। ये गलत लिखा हुआ है जी, ये 6 है। हाँ, यहाँ पे लिखा जाएगा। तो इसका जनाब टोटल स्लैक 6 आ गया। बाकी जितनी एक्टिविटीज हैं जो रेड हुई हैं इन सब का खुद जरा वेरीफाई करें, इनका 0 जाएगा। और ये क्रिटिकल एक्टिविटीज जल्दी करें जी, वेरीफाई करें और कैलकुलेट करें। सर एक क्वेश्चन था। जी 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 पूछिए। सर एक क्वेश्चन है सर, ये जो स्लैक टाइम या फ्लोट टाइम है, इसको अगर हम डिले करें तो प्रोजेक्ट की डेडलाइन पे फर्क पड़ना चाहिए ना? यहाँ पे लिखा है नो इफेक्ट, तो इफेक्ट तो होना चाहिए। नहीं होता ना, स्लैक टाइम तो है ही है कि ये वो टाइम है जिसकी वजह से डिले उतने दिन के लिए जितना स्लैक टाइम आ रहा है उतने के लिए डिले मेरे यहाँ करेंगे तो पे इसकी डेडलाइन। डेफिनेशन जी पहले सुन लें जरा कि ये वो ड्यूरेशन होती है किसी अच्छा एक्टिविटी सही की जिसके लिए अगर जी डिले जी तो डेडलाइन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। जैसे बी के अंदर 3 दिन का डिले आ रहा है तो इतने बी को 3 दिन की बजाय आप 6 दिन में कर ले तो डेडलाइन पे कोई नहीं फर्क पड़ेगा, वो 22 दिन की रहेगी। लेकिन 3 की बजाय 4 दिन करेंगे तो डेडलाइन 23 दिन पे चली जाएगी, फिर फर्क पड़ेगा। 3 दिन तक करेंगे तो कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक ठीक और ये जो रेड हुई है इनमें 0 है, इनको 1 दिन के लिए भी डिले करेंगे तो आपकी डेडलाइन ठीक ठीक सही। चलें, थैंक यू सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी ये जो रेड वाले हैं इसमें अगर हम 1 सेकंड का भी करते हैं या 1 दिन का भी करते हैं तो वो हमें फर्क पड़ेगा? बिल्कुल, डेडलाइन उतनी ही आगे चली जाएगी। सर एक क्वेश्चन है। जी जी सर कोई ऐसा केस भी है कि अगर हम लेट फिनिश में से अर्ली फिनिश माइनस करें
और लेट स्टार्ट में से अर्ली स्टार्ट माइनस करें तो दोनों का आंसर डिफरेंट आए। सवाल ही नहीं पैदा होता, खुद सोचें ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता, दोनों का इम्पैक्ट सेम होता है। ये करके देखिएगा, ये इस चीज को ना होल्ड कर लें, अभी आपको ना प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए होमवर्क दिया जाएगा, वो जब आप करेंगे तो आपको मजीद वाज़ेह होगा। तो देखिएगा, काम करते हुए देखिएगा, ऐसा कोई केस निकल सकता है। ओके जी, तो टोटल स्लैक आपको वाज़ेह हो गया, तो ये टोटल स्लैक है। अब दूसरा स्लैक देखते हैं जिसको हम कहते हैं फ्री स्लैक। फ्री स्लैक के जो होता है उसका जरा ये डेफिनेशन पहले जरा समझने की कोशिश करें। इसमें दो कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन तो वही है जो कि टोटल स्लैक वाली है कि फ्री स्लैक इज द ड्यूरेशन ऑफ एन एक्टिविटी फॉर व्हिच इफ इट इज डिलेड देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन प्रोजेक्ट डेडलाइन। वो तो वहीं पे कॉमन रहेगी, सेम रहेगी। दूसरी कंडीशन है जो कि असल में फ्री स्लैक को फ्री स्लैक बनाती है, इसको डिफरेंशिएट करती है टोटल स्लैक से। ये कह रहे हैं कि इट इज द ड्यूरेशन ऑफ एन एक्टिविटी फॉर व्हिच इफ इट इज डिलेड there will be no effect on the start of immediate successor activities। जरा इसको समझने की कोशिश कीजिए। ये फ्री स्लैक वो स्लैक होता है जिसके लिए जितनी ड्यूरेशन के लिए उस एक्टिविटी को डिले दिया जाए, तो जो उसके बाद इमीडिएटली तौर पे एक्टिविटी आ रही है उसके स्टार्ट के ऊपर भी कोई असर ना पड़े। यानी कि डबल कंडीशन आ जाती है। एक तो ये है कि डेडलाइन पे कोई असर नहीं पड़ना चाहिए, और दूसरी कंडीशन ये आ जाती है कि उसका जो सक्सेसर है उसके स्टार्ट के ऊपर भी कोई असर ना पड़े, वो भी जहां पे वो उसने स्टार्ट होना है वहीं पे स्टार्ट हो रहा। जरा इसको एग्जांपल से समझिए। बी को देखें जी, बी एक्टिविटी से नेटवर्क डायग्राम में बी की एक्टिविटी को देखें। इसका फ्री स्लैक कैलकुलेट करके देखते हैं तो आपको समझ आ जाएगा। इसका सक्सेसर देखें कौन है, डी। फ्री स्लैक ये है कि बी की वो ड्यूरेशन निकाली जाए कि जिसके लिए बी को अगर डिले दिया जाए तो डी का जो स्टार्ट है 5, उस पर कोई असर ना पड़े, वो 5 ही रहे उस पे, यानी कि उसके लिए डिले दिया जाए तो वो 5 पे ही जाके वो वाली ड्यूरेशन निकालनी। तो ये निकालने के लिए इसका फार्मूला देखें क्या है कि बी को अगर आप देखना है तो उसके बाद देखें कि जो इसकी सक्सेसर एक्टिविटी है उसका अर्ली स्टार्ट क्या है, डी है, इसका अर्ली स्टार्ट क्या है 5, और बी का अर्ली फिनिश देखें क्या है, यानी कि फिनिश पॉइंट, बी का फिनिश पॉइंट और डी का स्टार्टिंग पॉइंट। दिस इज द कॉमन पॉइंट बिटवीन बी एंड डी। ये पॉइंट अगर समझने की कोशिश करें तो आपको समझ आएगी लॉजिक कि हम किस पॉइंट के ऊपर कंसंट्रेट करके इसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं। वी आर ड्राइंग और फोकसिंग ऑन द कॉमन पॉइंट बिटवीन बी एंड डी। बी और डी के अंदर कॉमन पॉइंट क्या होगा, जहां पे बी खत्म हो रहा है और डी जहां पे स्टार्ट हो रहा है। इनका जो डिफरेंस है दैट इज द फ्री स्लैक। डी स्टार्ट हो रहा है 5 पे, बी खत्म हो रहा है 3 पे, तो 5 माइनस 3 2, तो 2 दिन का फ्री स्लैक है बी के अंदर। इसका टोटल स्लैक देखें 3 है। इसका मतलब क्या है कि अगर बी को आप 2 दिन के लिए डिले करते हैं तो ना ही डेडलाइन के ऊपर असर पड़ेगा और ना ही डी के स्टार्ट के ऊपर असर पड़ेगा। लेकिन 3 दिन के लिए अगर डिले करते हैं तो डेडलाइन के ऊपर तो कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन डी का स्टार्ट 1 दिन आगे चला जाएगा। वो 5 पे नहीं होगा स्टार्ट, वो 6 पे जाकर स्टार्ट होगा। दिस इज द फ्री स्लैक। दोबारा सुन लें, फ्री स्लैक क्या होता है? फ्री स्लैक इज एक्चुअली द डिफरेंस बिटवीन द करंट एक्टिविटीज एंडिंग पॉइंट एंड द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द सक्सेसर एक्टिविटी। जो उसके बाद एक्टिविटी आ रही है उसके स्टार्ट और जो करंट एक्टिविटी है उसका जो फिनिश है, जो कि कॉमन पॉइंट बनता है इन दोनों एक्टिविटीज के दरमियान, उनका जो डिफरेंस है दैट इज द फ्री स्लैक। दिस इज और आप फार्मूले में देखें कि फिर मिनिमम आ रहा है। अगर मल्टीपल आपके सक्सेसर्स होंगे तो मल्टीपल सक्सेसर के अंदर स्टार्ट आ गया है तो तमाम के स्टार्ट्स को एंटरटेन करने के लिए हम क्या लेंगे, मिनिमम। तो इस वजह से इसके साथ मिनिमम का ये टैग लगा हुआ है। अब जरा सबके कैलकुलेट करके देखिए तो क्या होगा। क्रिटिकल एक्टिविटीज के तो फ्री स्लैक 0 ही आने हैं क्योंकि उनके अंदर में डिफरेंस नहीं है। डी एक्टिविटी को देखें, इसका सक्सेसर एफ है, एफ का अर्ली स्टार्ट 13 है, इसका अर्ली फिनिश 12 है, तो 13 माइनस 12 1 आएगा, तो फ्री स्लैक 1 है और टोटल स्लैक भी 1 है। ई एक्टिविटी है, ये गलत लिखा हुआ है जी, अगेन यहाँ पे इसको पहले ठीक कर लेते हैं। ये 6 आएगा।
6 आएगा। और ई का फ्री स्लैक जरा देखें कि इसका सक्सेसर एफ है, एफ का अर्ली स्टार्ट 13 और इसका अर्ली फिनिश 7, तो अगेन फ्री स्लैक भी इसका 6 आएगा। बाकी सारी एक्टिविटीज जो हैं उन सब का जनाब आपके पास वो क्रिटिकल एक्टिविटीज बनती हैं, उन सब का फ्री स्लैक 0 होगा। और इसको जरा वेरीफाई कर लें, चेक खुद से करें, जरा ट्राइवर्स करें बाकी एक्टिविटीज का भी कि क्या इसी तरह से आ रहा है। जी जनाब, यहां तक क्लियर हो गया जी? यस सर। तो जनाब अली ये सिलेक्ट टाइम हमारे पास कैलकुलेट हो जाते हैं। तो अब जरा गौर से देखें इस डायग्राम के अंदर कि हमारे पास जो एक्टिविटीज क्रिटिकल एक्टिविटीज बन रही हैं वो स्टार्ट है, ए है, सी है, एफ है, जी है और उसके बाद एंड। और इन सबको आपस में कनेक्ट कर दें तो ये जो पाथ बन रहा है इस पूरे पाथ के ऊपर जो ए सी एफ जी का पाथ बन रहा है, जो कि पहला पाथ आपको पाथ लेंथ के ऊपर नजर आ रहा है, या ये नीचे देखिए क्रिटिकल पाथ आपको नजर आ रहा है। दिस इज द क्रिटिकल पाथ। क्रिटिकल पाथ क्या होता है? अ पाथ which contains all activities as critical activities, यानी कि ये स्टार्ट ए सी एफ जी एंड, ये एक ऐसा पाथ है इस नेटवर्क डायग्राम का जिसके ऊपर सारी की सारी एक्टिविटीज क्रिटिकल हैं, इनके अंदर कोई स्लैक टाइम नहीं है, 0 स्लैक टाइम है। In the other words, we can say that the activities A, C, F, G are critical activities और इनको बहुत एहतियात के साथ करने की जरूरत है। इनके ऊपर अच्छे रिसोर्सेज लगाने होंगे, इनको अच्छी सपोर्ट प्रोवाइड करनी होगी, क्योंकि इसमें अगर आपका एक दिन क्या एक सेकंड का भी डिले आ गया तो डेडलाइन मुतासर होगी। लेकिन जो बाकी 3 एक्टिविटीज हैं बी, डी और ई, इनमें कुछ ना कुछ स्लैक टाइम अवेलेबल है। जैसे बी के अंदर टोटल स्लैक 3 है, डी के अंदर 1 दिन का है और ई के अंदर 6 दिन का है। तो इन एक्टिविटीज के अंदर ये जितना इनका स्लैक आ रहा है उतने के लिए इसको डिले दिया जा सकता है, उसको यूज किया जा सकता है, उसको मैनेज हो सकता है। तो ये क्वेश्चन बी, डी और ई के अंदर अवेलेबल है, बाकियों के अंदर अवेलेबल नहीं है। अब देखेंगे ये कितनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बन जाएगी प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए कि बाकी ये जो क्रिटिकल एक्टिविटीज हैं वो आइडेंटिफाइड हो गई, उनको अच्छे रिसोर्सेज दिए जाएंगे और बी, डी और ई को इस्तेमाल किया जाएगा जब भी कोई मसला आ जाएगा तो इनको वो इनके स्लैक्स के लिहाज से कंट्रोल किया जा सकता है या इनको इन क्वेश्चंस को इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा, एक चीज को ध्यान रखिए कि इसमें टोटल 4 पाथ बन रहे हैं, या ये लिखे हुए भी हैं, टोटल 4 पाथ हैं और हर एक की लेंथ डिफरेंट है। और जो क्रिटिकल पाथ है उसकी लेंथ सबसे मैक्सिमम है और वही ड्यूरेशन बनती है, यानी कि ए सी एफ जी के लेंथ से मुराद क्या है? ये ए सी एफ जी का जो पाथ बन रहा है इनके ऊपर जितनी ड्यूरेशन हर एक्टिविटी की आ रही है उनको एडअप कर ले। जैसे ए सी एफ जी का क्या है? 5 + 8 13, 13 + 4 17, 17 + 5 22, तो ये इसकी लेंथ 22 आ गई। दूसरा बन रहा है ए डी एफ जी, तो इसको लेंथ देखें 5 तो 7 12, 12 और 4 16, 16 और 5 21, तो ये 21 आ रही है। तीसरा बन रहा है बी डी एफ जी, तो 7 और 3 10, 10 और 4 14 और 14 और 5 19, और आखिरी बन रहा है ये ई एफ जी,
तो ये 7 और 4 11, 11 और 5 16। तो जो क्रिटिकल पाथ है उसकी लेंथ सबसे मैक्सिमम होती है, ये चीज नोट कीजिए। जो क्रिटिकल पाथ होता है उसकी लेंथ मैक्सिमम होती है और वही ड्यूरेशन आपकी प्रोजेक्ट होती है। तो अगर प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन निकालनी हो तो क्रिटिकल पाथ को आइडेंटिफाई करें, उसकी जो लेंथ होगी वही आपके प्रोजेक्ट की लेंथ होगी। बाकी सारे पाथ्स की लेंथ जो नॉन क्रिटिकल पाथ होंगे, बाकी सारे नॉन क्रिटिकल पाथ है। नॉन क्रिटिकल पाथ क्या होता है? कोई भी ऐसा पाथ जिसके ऊपर कम से कम एक नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी, एक या एक से ज्यादा नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज हो, वो नॉन क्रिटिकल पाथ होता है। तो बाकी आप सारे पाथ देख सकते हैं, ए सी एफ जी को छोड़ के बाकी सारे पाथ्स के ऊपर आपके पास नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज लाजमी आएंगी उस पाथ के ऊपर। तो बाकी सारे नॉन क्रिटिकल पाथ हैं और एक आपके पास क्रिटिकल पाथ है। क्रिटिकल पाथ हमेशा एक निकलेगा एक नेटवर्क डायग्राम में, जो सबसे लंबा होगा और वही ड्यूरेशन आपकी प्रोजेक्ट होगी। आखिर में जनाब ये सारे के सारे डाटा को इस तरह से आप टेबल के अंदर ले जाते हैं, तमाम एट्रीब्यूट्स को, एक्टिविटीज आ जाती हैं, उनके अर्ली टाइम, अर्ली फिनिश, अर्ली स्टार्ट, लेट फिनिश, लेट स्टार्ट, टोटल स्लैक, फ्री स्लैक। इसको इस टेबल के अंदर शो करना बहुत जरूरी होता है ताकि डाटा एक जगह पर इकट्ठा हो जाए और उसको प्रोजेक्ट मैनेजर या जिसने भी उसको इस्तेमाल करना हो वो देख सके, इस्तेमाल कर सके। और इसमें आप टोटल स्लैक के कॉलम को देखें तो क्लियरली नजर आ जाता है क्रिटिकल एक्टिविटीज कौन सी हैं। क्रिटिकल एक्टिविटीज कौन सी होंगी? जिनका टोटल स्लैक 0 होगा। नॉन क्रिटिकल क्या होंगी? जिनका कुछ ना कुछ स्लैक टाइम आ रहा होगा। सो ये था जनाब CPM एनालिसिस। इस सारे को आप जनाब दोबारा से एक दफ़ा देख लें, किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क।